So what we were discussing in our previous lecture, तो हमने जो start किया था वहाँ पे that was about the forces, okay, which are responsible for what? Distribution. For disturbing or destabilizing the what? Gene pool. And we have discussed some of them in detail, okay? And we were discussing about that was the genetic drift. Genetic drift generally means decrease in a gene frequency in a population. अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, किसी अलील की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट. और हमने देखा वहाँ पे हमने जो पहला मेथड उसमें पढ़ा था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट वाज द बॉटलनेक इफेक्ट. और हमने देखा था वहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी जो है न्यू पॉपुलेशन के अंदर क्या होगी? वो डिक्रीज होगी. ठीक है ना बेटा? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, दैट इज देयर वाज द सीजनल फ्लक्चुएशंस. उसकी वजह से कुछ मेंबर्स जो वो सर्वाइव कर गए थे. ठीक है ना? अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास रीजन है फॉर दैट, दैट इज अ फाउंडर्स इफेक्ट. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड जो हमारा रहेगा, दैट विल बी फाउंडर्स इफेक्ट. फाउंडर्स इफेक्ट. अगर हम फाउंडर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये पॉसिबल है किसके अंदर? स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर. ये चीज मैंने पहले ही बताया आपको. आप समझ लो हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, एक जियोग्राफिकल एरिया है. ये समझ लो एक जियोग्राफिकल एरिया है मींस एक जीन पूल है. ठीक है ना? एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया अगर आप ले लोगे और वहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज रह रहे हैं उनके जो एलील्स है, दैट डिफरेंट एलील्स जो उनके हैं, सम ऑफ ऑल डिफरेंट एलील्स जो होंगे वहाँ पे, दैट विल बी अ जीन पूल, इजंट इट? तो आप समझ लो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स है. हमने बोला एक जीन पूल हमारे पास क्रिएट हो गया, लेकिन ये जीन पूल जो है ये लार्ज पॉपुलेशन का है. किसका है? लार्ज पॉपुलेशन का. अब मैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील जो है वो आपको बना के दे रहा हूँ एक जीन पूल का. तो हमने देखा ये डिफरेंट एलील जो है, इसका मतलब अगर एलील्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इंडिविजुअल्स के भी चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है ना? तो पॉपुलेशन जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी? वो ग्रेटर पॉपुलेशन होगी. तो ऐसे मैंने आपको दिखाया आपको यहाँ पे कि हमारे पास एक जीन पूल है जिसके अंदर एलील या इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा है. ठीक है? अब फाउंडर्स इफेक्ट में क्या हो जाता है? फाउंडर्स इफेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स जो है दे कम आउट ऑफ दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन. वो इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से आउट हो जाते हैं, दे कम आउट. ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जैसे हम बोलते थे वहां पे सीजनल फ्लक्चुएशन है, कुछ और है. नहीं, दे कम आउट. ये इससे बाहर निकलते हैं. ठीक है ना? जब ये इससे बाहर निकलते हैं दे क्रिएट ए स्मॉल पॉपुलेशन. दैट मीन्स सम ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन दे कम आउट. कुछ मेंबर जो है वो यहां से आउट हो जाते हैं. दैट मीन्स दिस इज ए ओरिजिनल पॉपुलेशन. ये हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, और ओरिजिनल पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे ये लार्ज पॉपुलेशन थी. अब इससे क्या हो गया? कुछ मेंबर जो है वो बाहर निकल गए, कुछ मेंबर्स हम बोलेंगे कुछ एलील जो है वो बाहर निकल गए, या कुछ इंडिविजुअल जो है दे कम आउट ऑफ दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन. तो हम ये बोलेंगे some individuals come out of this original population, या move out, या इससे क्या हो गए? move out हो गए. तो हम बोले some individuals move out, move भी लिख सकते हो आप, चले गए इस जियोग्राफिक रीजन से किसी और जगह पे. some individuals move out of this original population. वो इस ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन से क्या कर गए? मूव कर गए. जब मूव कर गए तो हमने सोचा, हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा, समझ लो हमारे पास जो ब्लू वंस है ये ज्यादा मूव कर गए. कौन से? ब्लू वंस जो है वो ज्यादा मूव कर गए. समझ, कुछ इंडिविजुअल तो निकल गए यहाँ से. इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, और लार्ज पॉपुलेशन में स्मॉल फ्लक्चुएशंस अगर हो भी तो जीन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है. मैंने आपको बोला था आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल जो है इट टॉक्स अबाउट विच पॉपुलेशन? ये लार्ज पॉपुलेशन के बारे में बताया, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज करती है किसको? जीन फ्रीक्वेंसी को या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को. ये मैंने इससे पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फ्लक्चुएशन से कुछ नहीं होता है. लेकिन हम देखेंगे कि मूव अगर कर गए कुछ मेंबर्स, जैसे ब्लू वाले ज्यादा मूव कर गए, अब इसमें कुछ रेड भी आ गए लेकिन वो थोड़े से थे, और हमने देखा कुछ ब्लैक भी थी और वो भी क्या थे? वो भी थोड़े से थे, मूव कर गए. Now what they have created a small population.
ये हमारे पास एक नई हम बोलेंगे रीजन में क्या क्रिएट करेंगे, एक स्मॉल पॉपुलेशन। लेकिन याद रखोगे आप, बात मेरी सब सुनना, ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, क्योंकि मेंबर्स बहुत है। रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, वो अपना पॉपुलेशन जो है बढ़ाएंगे और इसके इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्लू वाले एलियंस हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल ज्यादा नंबर में थे कि नहीं थे? तो ये इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी और हमने देखा रेड भी बढ़ेंगे, लेकिन इनके मेंबर्स बहुत कम थे। तो हम बोलेंगे रेड भी बढ़ेंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू ब्लू इनकी इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। और हम देखेंगे ब्लैक भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, कम होगी। और हमने देखा इस पॉपुलेशन में हुआ क्या एक्चुअल में, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस ऑर्बिटल पॉपुलेशन, देयर हैज हैपेंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमने बोला यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि ये जो नई पॉपुलेशन आप नई जगह पे वजूद में आ गई इन्हीं स्पीशीज की, बात सुनो मेरी, इन्हीं मेंबर्स की, इसमें क्या हो गया, इस नई पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो हमारे पास जीन्स या एलील्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। देखो किन किन, ब्लैक वंस की और रेड वंस की, ब्लू की बढ़ गई। तो हमने बोला यहाँ पे जो स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन becomes founder of न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पे जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो फाउंडर बन जाती है किसकी, न्यू पॉपुलेशन की। और ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फाउंडर्स इफेक्ट। ये किसकी वजह से हो जाता है बेटा, फाउंडर्स इफेक्ट की वजह से। वहां पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता था वो बॉटल नेक की वजह से होता था, दैट वाज बिकॉज ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, बात सुनो मेरी, एक जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें एक सर्टेन पॉपुलेशन रह रही है एलील्स की, यहाँ हम बोलेंगे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। अब कुछ मेंबर्स उसे मूव कर गए किसी नए जियोग्राफिकल एरिया में आ गए, ठीक है ना। अब उन्होंने वहां पे क्या किया, रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। लेकिन जिन एलील्स का नंबर ज्यादा था उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाई, जिनका कम था उनके एलील्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ब्लू वंस की फ्रीक्वेंसी और रेड वंस की फ्रीक्वेंसी और ब्लैक वंस की फ्रीक्वेंसी बराबर थी, इक्वल टू 1 थी, लेकिन हमने फिर देखा ब्लू की यहाँ पे ज्यादा आ रही है, रेड तो ब्लू कम हो रहे, तो हम बोलेंगे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, और रेड वन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए से, और ब्लैक वन को स्मॉल ए से, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन से एलियंस ज्यादा आएंगे, कैपिटल ए आएंगे नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो चेंज हो गई, होगी कि नहीं होगी जीन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास इक्वल थे, कैपिटल ए जितने थे कैपिटल ए उतने कैपिटल ए स्मॉल ए भी थे, उतने स्मॉल ए भी थे। लेकिन अगर जो मेंबर्स मूव करेंगे, अगर जो मेंबर्स ज्यादा मूव करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, तो कॉमन सेंस है। तो न्यू पॉपुलेशन जो हमारे पास इस कंपैरिजन में फॉर्म होगी, हमने देखा कि यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई इन कंपैरिजन टू दिस, इजंट इट? लेकिन ये किसकी वजह से हो गया, फाउंडर्स इफेक्ट की वजह से। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो स्मॉल पॉपुलेशन है इट बिकम्स द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। ये जो छोटी पॉपुलेशन है इसी ने ही बना दी कौन, बड़ी पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ न्यू पॉपुलेशन। ये नई पॉपुलेशन वजूद में आ गई। और जब हम देख रहे हैं इन कंपैरिजन इन दो पॉपुलेशंस को लाते हैं तो हम बोलते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, डिक्रीज इन जीन फ्रीक्वेंसी हो गया कि नहीं हो गया, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो हमने बोला इन कंपैरिजन दो को अगर लाएंगे इसके अंदर जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई, चेंज हो गई इन कंपैरिजन टू दिस विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, देयर इज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए दैट विल बी रिजल्टिंग एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन जीन फ्रीक्वेंसी, अगर किसी अलील या किसी जीन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज भी हो जाए, आप देखो यहाँ पे 2 की तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज अ फाउंडर्स इफेक्ट। इसमें खाली आपको याद रखना है वहां पे सीजनल फ्लक्चुएशंस है, वहां पे किसी हार्श कंडीशन की वजह से हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंबर्स मूव करके नेक्स्ट जियोग्राफिकल एरिया की ओर, तो उनने वहां पे जो है नई पॉपुलेशन क्रिएट कर दी, ठीक है ना, सेम स्पीशीज की। दिस विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो जल्दी से, व्हाट वाज दिस? दिस वाज एक्चुअली व्हाट वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट। और 2 रीजंस है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, एक है
बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा जो है दैट इज द फाउंडर्स इफेक्ट। ये दो चीज आप याद रखोगे, ठीक है। आप लोगों ने बनाया इसको? So next thing which we have to discuss is a natural selection. Highlight करो इसको, important है। सर हम natural selection को देखेंगे अब। अब पहले में अगर मैं आपको बताऊं, हम जो सेकंड जो हम फोर्स देख रहे हैं, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, दैट इज अवर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। अब पहले हम बताएंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, व्हाट नेचुरल सिलेक्शन मीन्स। देखो बेटा, नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस विच ऑकर्स इन नेचर, जो नेचर के अंदर होती है, इन विच ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट्स टू देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म जो वो अडॉप्ट करते हैं किसको, एनवायरनमेंट को, एंड टेंड टू सर्वाइव, और उस एनवायरनमेंट में फिर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस मोर, और क्या करते हैं, मोर रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप से इसका नंबर जो है वो बढ़ा देते हैं, टू द लेस अडॉप्टिव ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट नहीं कर पाए वो अपनी पॉपुलेशन जो है ऐसा ऐसा डिक्रीज कर लेते हैं, यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचर के अंदर हो रही है। ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं और मोर ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना, और जब अडॉप्ट नहीं कर पाते, या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या वो अपना प्रोडक्शन जो है ऑफस्प्रिंग्स का नंबर जो है वो क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन is the process in nature, is the process in nature in which organisms adopt to their environment and tend to survive okay, and produce more offsprings in comparison to organisms which do not adapt environment, which do not adopt environment. कॉमन सेंस है। अगर हम देखेंगे कि मेंबर्स ऑफ स्पीशीज है, बहुत सारे मेंबर्स है, अब उन मेंबर्स में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है वही तो सर्वाइव करेगा, वही तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। कॉमन सेंस। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई जीन पूल है, उस जीन पूल के अंदर जो भी मेंबर चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा वो अपनी एलील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। कॉमन सेंस है, वो बढ़ जाएगा वो नंबर, जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, या उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले, जैसे मैंने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की एग्जांपल दी थी। हमने देखा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में हमने देखा जो व्हाइट मॉथ्स थे पहले, वो क्या थे, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते थे। जैसे वहां पे व्हाइट बैकग्राउंड था, व्हाइट लाइकेंस थे, तो कामोफ्लेज दिखा देते,
इसका मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या किया उन्होंने, व्हाइट माउस ने अडॉप्ट किया उस एनवायरनमेंट में। ब्लैक वंस अडॉप्ट नहीं कर पाए। जब व्हाइट वंस अडॉप्ट कर पाए उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, उन्होंने रिप्रोडक्शन की। ब्लैक वंस तो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि वो क्या हो गया, वो कामोफ्लेज नहीं दिखा पाए। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रेडेटर्स खाने लगे, वो एलिमिनेट हो गए। दिस इज एग्जाम्पल। फिर बाद में क्या हो गया, वहां पे पोल्यूशन आ गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी किसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम के अंदर, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वहां पे लाइकेंस गायब भी हो गए। सूत स्मोक जो है उनने बार का प्लांट जो है उसको ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक माउथ जो है वो अडॉप्ट कर गए चेंजिंग एनवायरनमेंट को। नेचर में चेंज थी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किया तो ब्लैक वंस ने क्या किया, वो टेंड टू सर्वाइव हो गए और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी। लेकिन व्हाइट वंस ने कामोफ्लेज नहीं दिखाया ब्लैक बैकग्राउंड को, उनको प्रेडेटर्स खाने लगे। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो स्पीशीज के सेम मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज है, isn't it? ब्लैक मॉथ्स एंड व्हाइट मॉथ्स, isn't it? लेकिन क्या हो रहा है दोनों में अडॉप्टेशन जो है डिफरेंस है। एक अडॉप्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर पाता है इन ए चेंजिंग कंडीशंस, isn't it? तो ऐसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन को हम तीन तरह से, हमारे पास 3 टाइप्स है असल में नेचुरल सिलेक्शन के। पहला जो हमारे पास है, 3 टाइप्स की बात करेंगे हम। पहला जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल है। सेकंड वन जो हमारे पास है, दूसरी जो हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड वन जो हमारे पास है दैट विल बी कॉल्ड एज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे आप, ये डायरेक्शनल क्या होता है, स्टेबलाइजिंग क्या होता है और डिसरप्टिव क्या होता है। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन दैट इज अ डायरेक्शनल। अब नेचुरल सिलेक्शन तो पहले से ही आपको पता है, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, isn't it? आप समझ लो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मैं उसका ग्राफ दे रहा हूं। पहला जो हम ले लेंगे दैट विल बी डायरेक्शनल। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं एक पॉपुलेशन है हमारे पास, आप समझ लीजिए पॉपुलेशन में ग्राफिकली आपको समझाऊंगा ये चीजें, पहले बाद में हम लिखेंगे। पॉपुलेशन है हमारे पास और यहां से हमारे पास जो है नंबर ऑफ फिनोटाइप जो है वो बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का मतलब ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बढ़ लेते हैं। आप समझ लो यहाँ पे विंग साइज है, विंग साइज, यू नो विंग्स का साइज क्या है। आप समझ लो बीटल पॉपुलेशन है, दे आर इंसेक्ट्स एंड दे हैव द विंग्स। यहाँ बर्ड्स की बात करेंगे बिकॉज दे हैव विंग्स। आप समझ लो यहां से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है अप टू दिस वन एंड दिस बिकम्स लाइक दिस। हम बोल रहे हैं ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है विंग साइज का। व्हाट इज दिस? एवरेज मीन वैल्यू आप बोल सकते हो, मीन वैल्यू। ठीक है ना, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो फिर तो ग्राफिक आपको इजीली समझ में आ जाए। आप समझ लो यहां से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे मीन वैल्यू जो बन जाता है वो 3 सेंटीमीटर का बन जाता है मीन वैल्यू, एवरेज जो है हमारे पास मीन। और यहाँ पे समझ लो आप 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास नॉर्मल, ये 2 एक्सट्रीम्स है, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, 2 एक्सट्रीम्स, एंड इन बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स वी हैव एवरेज मीन वैल्यू दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब विंग साइज कहां से स्टार्ट होता है? 1 सेंटीमीटर से अप टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें जो एवरेज आपको दिख रहा है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये है ना बात। इसका मतलब ज्यादा जो आपको दिख रहा है इस पॉपुलेशन में अंदर विंग साइज वो क्या है? वो 3 सेंटीमीटर है। Isn't it? एवरेज उसी को बोलते हैं ना, एवरेज कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो हम ये बोलेंगे से फॉर इंस्टेंस हमारे पास 1 सेंटीमीटर के हमारे पास 10 बर्ड्स है, आप समझ लो। ठीक है बेटा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें आप समझ लो 1.5 सेंटीमीटर की जो विंग साइज है, समझ लो 15 बर्ड्स के पास है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप बता रहे हो 3 सेंटीमीटर जो विंग साइज है वो हमारे पास समझ लो 20 बर्ड्स के पास है। फिर उसके बाद बोल रहे हो आप हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर विंग साइज का है, तो हमारे पास वो कितने बर्ड्स के पास? समझ लो 10 बर्ड्स के पास है वो। और हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाले हैं, वो कितने बर्ड्स के पास है? समझ लो वो हमारे पास है 15 बर्ड्स के पास। इसका मतलब एवरेज कौन सा है? 3 सेंटीमीटर। ज्यादा तो वही है ना। आप बोलोगे तो ग्राफ में आप तो 3 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर ही दिखाओगे, क्योंकि इसमें ज्यादा 3 सेंटीमीटर वाले हमें मिल रहे हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं 15 बर्ड्स, 20 बर्ड्स ऐसे हैं जिनके पास 3 सेंटीमीटर है साइज।
मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो इसमें लिया ना ये सबसे ज्यादा, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये एवरेज है 20। 3.5 और 5 के बीच में 5 वाले ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज में हमारे पास 20 ज्यादा है, मतलब 20 वालों के पास ज्यादा क्या है, व्हाट इज दे हैव विंग साइज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये हम बोल रहे हैं। अचानक से क्या होगी, अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब इसको मैथमेटिकल मत ले लो आप, फिलहाल तो आप इसको ऐसे समझो। आप समझ लो यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज होगी, क्या होगी बेटा, इन्वायरमेंटल चेंज। जब इन्वायरमेंटल चेंज हो गई तो ये विंग साइज मूव कर गया, either to this extreme or to this extreme। बात सुनो मेरी, either this wing size will move on to this extreme or this will move to this extreme from the what average mean value। average mean value से change हो गया either towards the 5 centimeter or towards the 1 centimeter। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाले से 5 बर्ड्स रह गए। हमने बोला हमारे पास जो 1.5 सेंटीमीटर है वो समझ लो वो भी रह गए 2-3 बर्ड्स। उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाले हैं, ठीक है ना बेटा, वो समझ लो आप, वो हमारे पास रह गया 5 बर्ड्स। और 3.5 जो हमारे पास है समझ लो वो रह गए 30 बर्ड्स। और ऐसे हमारे पास जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाले हैं समझ लो वो रह गए 10 बर्ड्स। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि बर्ड्स का जो विंग साइज है वो शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स व्हाट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने देखा 3.5 हमारे पास क्या आ रहा है 30 बर्ड्स, इसका मतलब ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम नाउ। सो आप देखोगे जब भी आपको याद रखोगे बेटा, जब भी आपको चेंज दिखाएगा ऑर्गेनिज्म, whenever the organism shows the change, okay, or the phenotype show the change, okay, जो phenotypes हमारे पास है, अगर नंबर ऑफ phenotypes अगर वो चेंज दिखाएंगे आपको from average mean value towards the extremes, either on this side or this side, from average mean value towards the two extremes, then the natural selection will be called, it's a directional natural selection, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि मूव कर रही है टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स। तो याद रखोगे आप। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है दैट इज ए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आप बोलोगे सर कैसे, देखो वो मूव कर रहे, वो डायरेक्शनल है। हमारे पास ब्लैक मॉथ्स भी और व्हाइट मॉथ्स भी। आप देखो समझने की कोशिश करना बेटा, अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंग्लैंड के अंदर, तो हम देख रहे थे एवरेज मीन वैल्यू से जो मॉथ्स का जो नंबर है वो मूव कर रहा था एक एक्सट्रीम में। किस एक्सट्रीम में? व्हाइट मॉथ्स के एक्सट्रीम में। और फिर हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पोल्यूशन हो गया वहां पे, तो पोल्यूशन की वजह से हमने देखा कि बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब देखो, अब ये मूव कर रहा है फ्रॉम एवरेज मीन वैल्यू से टुवर्ड्स द अनदर एक्सट्रीम, दैट इज टुवर्ड्स द ब्लैक वंस, इजंट इट? अब दो एक्सट्रीम्स की ओर मूव कर रहा है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन टुवर्ड्स व्हाइट मॉथ्स, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन टुवर्ड्स ब्लैक मॉथ्स। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब ब्लैक मॉथ्स का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इट मूव्स टुवर्ड्स द अनदर एक्सट्रीम नाउ। यहाँ डीडीटी की एग्जांपल ले लो। सब जो हम डीडीटी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड है ये। अब देखो अभी डीडीटी नहीं है, सब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नॉर्मली अडॉप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, चल रहे हैं। अचानक से हमने डीडीटी स्प्रे किया, अब जो डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट होगा उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, तो वो क्या होगा? बाकियों की घटेगी, वो क्या जाएगा? किसी डायरेक्शन में जाएगा। अब वो एवरेज मीन वैल्यू से उसकी पॉपुलेशन जो है किसी और एक्सट्रीम तक जाएगी। हमारे पास बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स है, वो ग्रो कर रहे हैं। आप समझ लो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इंसेक्ट्स की आप समझ लो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, नॉर्मली ग्रो कर रही है, एक जीन पूल है, हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया। अब उनके अंदर वो मेंबर्स जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होंगे, बात सुनो मेरी, जो क्या होंगे? इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, वो क्या करेंगे? वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट। अब देखो वो एवरेज मीन वैल्यू से अब किसी और एक्सट्रीम तक क्या जाएंगे? आधे जाएंगे, जो ज्यादा ग्रो करेंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल द टुवर्ड्स द व्हाट यू कॉल राइट साइड, इजंट इट? और जो डिक्रीज हो जाएंगे वो कहां करेंगे? मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ऐसा हो जाएगा ग्राफ में, इजंट इट? तो हम ये बोलेंगे, हम डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे इन डायरेक्शनल व्हाट यू कॉल द नेचुरल सिलेक्शन, तो हम ये बोलेंगे the phenotypes, the number of phenotypes
या आप इंडिविजुअल की बात करोगे, द नंबर ऑफ फिनोटाइप मूव फ्रॉम average mean value to the extremes. इसका मतलब ये है हमारे पास कि यहां से मूव करेगा टू द एक्सट्रीम्स, इधर इट में मूव ऑन दिस साइड और इट में मूव ऑन दिस साइड फ्रॉम एवरेज मीन वैल्यू। हमने देखा यहाँ पे तो इस साइड मूव कर रहा है, विंग साइज जो वो बढ़ रहा है ज्यादा किनका, इंडिविजुअल्स का। Isn't it? This will be called as directional. और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी, एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और सेकंड वन क्या है, DDT। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, आपने खुद देखा अब एक एक्सट्रीम में मूव कर रहा है, इधर ब्लैक मॉथ्स और व्हाइट मॉथ्स, इजंट इट? तो यहाँ पे भी आप DDT में देखोगे, इधर इट विल मूव ऑन टू द एक्सट्रीम्स, इजंट इट? किसी की जो रेजिस्टेंट होगा DDT का, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो वो एक्सट्रीम पे मूव करेगा, एक्सट्रीम पे, एवरेज से वो कहाँ मूव करेगा, एक्सट्रीम पे। तो कॉमन सेंस है ना, पहले वो एवरेज थे पॉपुलेशन में, लेकिन जब बाकी एलिमिनेट हो गए उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, कॉमन सेंस है वो किसी एक्सट्रीम डायरेक्शन में चले जाएंगे, इजंट इट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्शनल। इसको क्या बोलोगे आप, डायरेक्शनल, ठीक है ना। और मैंने एग्जांपल दी, आप देखो ये एक्सट्रीम से, अभी 3 जो था वो एवरेज मीन वैल्यू था हमारे पास, और हमने बोला 20 बर्ड्स, तो मैक्सिमम बर्ड्स जो हमारे पास थे उनके पास साइज जो था विंग का वो क्या था, 3 सेंटीमीटर, इजंट इट? लेकिन फिर हमने देखा कि ये मूव करता है, डिवेट हो जाता है फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 3.5, और मैक्सिमम इंडिविजुअल जो उनका जो साइज बढ़ जाता है वो 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक्सट्रीम की ओर मूव कर रहा है। सो नाउ इट बिकम्स अ डायरेक्शन। ये क्या बन जाएगा बेटा, डायरेक्शन, ठीक है। आगे चले फिर, नेक्स्ट वन वी हैव इज स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं, मैं इसको रब करूं, स्टेबलाइजिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, बात सुनो मेरी सब, नंबर ऑफ फिनोटाइप जो है वो एक्सट्रीम से मूव करेंगे टुवर्ड्स द व्हाट, वो एक्सट्रीम से मूव करेंगे टुवर्ड्स द एवरेज मीन वैल्यू, बढ़ाएंगे उसको, दोनों एक्सट्रीम से मूव करके। मैं आपको एग्जांपल, तो जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ लो ये हमारे पास फिर से ग्राफ है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली, टेल मी, वी आर डिस्कसिंग द स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग, इसका मतलब ये स्टेबलाइज कर रही है कि नहीं कर रही, नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, समझ लो ये ग्राफ है, बात सुनो सब, मेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ग्राफिकली इसको समझना है आप लोगों को। व्हाट विल बी हियर, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, इजंट इट? नंबर ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ, इंक्रीज हो जाएगा। और ये समझ लो आपके बर्ड्स का विंग साइज है, विंग साइज बर्ड्स, ठीक है, इस साइड। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये समझ लो ये ग्राफ है, ठीक है ना बेटा, ग्राफिकली इसको समझना है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, वो एवरेज मीन वैल्यू। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब यहां से मूव कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द एवरेज मीन वैल्यू। इसका मतलब ये है, समझ लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के, समझ लो आप, हमारे पास 10 बर्ड्स थे, 1.5 सेंटीमीटर के हमारे पास 5 बर्ड्स थे, और 3 सेंटीमीटर के हमारे पास है, समझ लो 30 बर्ड्स थे, ठीक है ना। और हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर के हमारे पास 5 बर्ड्स थे, और हाँ समझ लो व्हाट विल बी दैट, 5 सेंटीमीटर के हमारे पास कितने थे, 10 बर्ड्स थे। आप समझ लो ऐसे। अब क्या हो गया, हमने बोला कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज हो गई, इन्वायरमेंटल चेंज, हमने तो डेफिनेशन में ही बताया चेंज हो रही है इन्वायरमेंट, जो अडॉप्ट करेगी इन्वायरमेंटल चेंज हो। हमने क्या देखा, बात सुनो मेरी, हमने क्या देखा, हमने देखा
कि आप इन दो का वैल्यू जो है वो घट रहा है लेकिन इस 3 सेंटीमीटर का बढ़ रहा है। बात सुनो, वैल्यू बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इट्स मूविंग टुवर्ड्स द एवरेज मीन वैल्यू। और जब एवरेज मीन वैल्यू की ओर मूव करेंगे सारे, तो हम ये बोलेंगे स्टेबलाइज हो रही है पॉपुलेशन। हम ये बोलेंगे विंग साइज जो है वो इक्वल हो रहा है, हो रहा है एवरेज मीन वैल्यू जो हमने रखा था 3 उसी के बराबर हो रहा है। व्हाट इज पॉपुलेशन गोइंग टू स्टेबलाइज? ये पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज हो रही है। इसमें जो एनवायरमेंटल चेंज यहाँ पे आई थी उसकी वजह से जो सारी स्पीशीज है वो चाहती है कि हम एवरेज मीन वैल्यू का जो विंग साइज है हम वो एक्वायर करें, और जा रही है उसी की ओर सभी। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, तो हम ग्राफ जो दिखा रहे हैं आपको, तो आप देख रहे हो ग्राफ ऐसे बनेगा। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ग्राफ जो है वो ऐसे बढ़ेगा, इजंट इट? इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर का। ग्राफ ज्यादा ऊपर, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स तो बढ़ रहे हैं इसमें। तो हमने क्या देखा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाले रह जाते हैं 5 बर्ड्स, इजंट इट? और 1.5 सेंटीमीटर वाले रह जाते हैं 2 बर्ड्स से फॉर इंस्टेंस। और हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाले बर्ड जो है वो 50 बन जाते हैं। कितने बन जाते बेटा? 50। तो हमने बोला 3.5 सेंटीमीटर वाले रह जाते हैं 2 बर्ड्स, और हमने बोला सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर वाले हमारे पास रह जाते हैं 5 बर्ड्स। अब मुझे बता इसका वैल्यू क्या होगा? एवरेज से बढ़ गया। तो दिस विल बी कॉल्ड, अब पॉपुलेशन क्या हो रही है? स्टेबलाइज हो रही है, एक्सट्रीम्स में मूव नहीं कर रही है, अब वो एवरेज में मूव कर रही है। ठीक है ना बेटा? और द पॉपुलेशन इज गोइंग टू स्टेबलाइज। इसका मतलब एवरेज में क्या होता है? हम बोलते हैं एवरेज में वैल्यू ज्यादा होता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का वैल्यू एवरेज ही होता है, एक्सट्रीम में कम होता है। अब अगर एवरेज से एक्सट्रीम में चले जाए तो हम बोले डायरेक्शनल हो रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल चेंज ऐसी है, एवरेज वाला चीज जो हमारे पास एवरेज जो हमारे पास विंग साइज है वो काम नहीं आएगा। अब तो विंग साइज इधर बढ़ाना है घटाना है, इजंट इट? लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट विंग साइज है, लेकिन एवरेज विंग साइज जो है वो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो उसी की ओर भाग रही है, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो रही है, इजंट इट? तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे फिनोटाइप्स मूव फ्रॉम, या नंबर ऑफ फिनोटाइप्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स मूव फ्रॉम एक्सट्रीम्स to average mean value. What will be that? A stabilizing natural selection. ठीक है ना बेटा? It will be a stabilizing natural. मैं एक एग्जाम्पल दे दूं इसका। एक क्वेश्चन आया था नीट में। नीट में आया था क्वेश्चन, बात सुनो मेरी, सब सुना मेरा, कि हमारे पास जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न मतलब न्यू बॉर्न जो है नया बर्थ जो हो गया, न्यू बॉर्न, ठीक है ना बेटा? वो होने चाहिए 2 to 5 kg। वो क्या करते? वो सर्वाइव करते। 2 to 5 kg जो न्यू बॉर्न है वो क्या करते? वो सर्वाइव करते। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बेटा। उसके बाद क्या बता रहा? उससे बताया कि हमारे पास जो 1 kg थे, 1 kg जो न्यू वंस थे, बात सुनो मेरी, वो 98% जो है वो क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं जो एबो या बिलो 2 kg जो थे, वो बोल रहे हैं बिलो 2 kg जो थे वो 98% डेथ कर गए। उसके बाद बता रहा है जो हमारे पास एबो 5 kg थे वो 97% डेथ कर गए। कितने? 97% डेथ कर गए। उसके बाद बता रहे हैं जो हमारे पास 2 to 5 kg थे वो 98% सर्वाइव कर गए। आपसे कहा जाएगा हमें बताओ ये कौन सी नेचुरल सिलेक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी? दो एक्सट्रीम्स है, देखो ये हमारे पास जो रहेगा दिस विल बी एवरेज, ये एवरेज मीन वैल्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यू बॉर्न एवरेज मीन वैल्यू। अगर इसे बिलो जाओगे, दैट मींस यहां से मूव करोगे बिलो, तो कितने मर रहे हैं? 98%, इजंट इट? अगर इसे अबो जाओगे, यहां से जाओगे अबो 5 kg, तो 97% डेथ होते हैं। अगर 2 to 5 kg में रहोगे,
इसका मतलब क्या है, ये एवरेज मीन वैल्यू है। तो ये 2 to 5 kg में जो भी पैदा हो गया वो 98% सर्वाइव कर गए। इसका मतलब अगर इस एवरेज में कोई पैदा हो गया वो सर्वाइव करेगा। व्हाट विल बी दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कॉल्ड है स्टेबलाइजिंग। बात आई मेरी, इसमें फिर ग्राफिकली इसको समझाऊंगा। आप इसको रिप्रेजेंट करो, इट इज 2.5, इट इज बिलो 2.5, इट इज अबव 2.5, ठीक है ना। अगर बर्थ होगी बिलो 2.5 ये सर्वाइव नहीं करते, अगर बर्थ होगी अबव 2.5 ये भी सर्वाइव नहीं करते। तो कौन सर्वाइव करते, 2 to 5 वाले। तो किस में आ गए, एवरेज में। अगर एवरेज में आ गए, एवरेज अगर ज्यादा हो जाए देन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, नीट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत जगह जो है पूछे गए। आपसे देखना है वहां पे कि मुझे एक्सट्रीम ज्यादा आ रहे हैं, दो एक्सट्रीम्स तो मुझे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज मुझे बढ़ रहा है। अगर एवरेज मीन वैल्यू बढ़ेगा तो आप याद रखोगे इट विल बी ए स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, या आप बोलोगे इट विल बी ए स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, इजंट इट। हो गई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरीके से आते हैं। इसी तरीके से आपको ये चीजें जो पता होनी चाहिए। आप देखोगे कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप्स या पॉपुलेशन मूव कर रही है फ्रॉम एवरेज मीन वैल्यू टू एक्सट्रीम्स, तो याद रखोगे इट विल बी अ डायरेक्शनल, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा ना आपको, वो आपको बताएगा हमारे पास एवरेज मीन वैल्यू जो पॉपुलेशन का है से फॉर इंस्टेंस वो 3 है। फिर आपसे वो पूछेगा, वो बताएगा कि मुझे नंबर ऑफ फिनोटाइप जो है वो 3.5 में इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे बताओ ये कौन सी नेचुरल सिलेक्शन। तो आप बताओ कि एक्सट्रीम की ओर मूव कर रही है ना, तो आप बोलोगे डायरेक्शनल है। अगर आपको बताएगा नहीं कि हमारी जो एवरेज मीन वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, उनमें नंबर ऑफ फिनोटाइप से पॉपुलेशन जो वो बढ़ रही है, तो आप समझ लो क्या है, फिर स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं ना, वो द लास्ट वन, दैट इज द डिसरप्टिव। तो क्या क्वेश्चन था, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ ए वेट ऑफ ए चाइल्ड न्यू बॉर्न इज 2 to 5। अबोव इससे जो होगा वो भी मर रहा है, बिलो जो इससे होगा वो भी मर रहा है। इसका मतलब एवरेज तो बच रहा है ना ज्यादा, तो ये क्या है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, इजंट इट। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में हम बोलते हैं मोर देन 4 या 5 kg जो नॉर्मेलिटी है, बिलो दैट है बच्चा नॉर्मल नहीं है। अगर 3 to 4 kg होगा तो हम बोलते हैं बच्चा एक नॉर्मल है। तो एवरेज वेट तो यही है ना। तो अगर इस वेट में बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं नॉर्मल वेट है। एवरेज वेट तो यही रखी है ना हमने न्यू बॉर्न की, बट 2.5 to 3 kg या 3.5 kg, और तक तो हम बोलते हैं नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ रही, बच्चे जो इसी ग्रुप में सर्वाइव कर रहे हैं, then it's a stabilizing natural selection, isn't it? To move forward. Well, the next one is a disruptive natural selection. अब डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में है क्या, बात सुनोगे सब। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, मैं फिर एक बार बना रहा हूं, एक ग्राफ है, और हमने बोला कि हमारे पास ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और यहां से हमने देखा कि नंबर ऑफ फिनोटाइप जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स या इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, और हमने बोला यहाँ पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर एक एक्सट्रीम है, 5 सेंटीमीटर दूसरा है, और 3 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज है। हमने क्या देखा, बात सुनो मेरी, हमने देखा कि हमारे पास बर्ड जो है, बात सुन, अभी ये चीज अंडरस्टैंड करना, हमारे पास बर्ड जो है जो 1 सेंटीमीटर वाले हैं, याद रखोगे आप, वो मैं समझ लो 10 बर्ड्स है हमारे पास, उनका विंग साइज 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है 10 बर्ड्स का। फिर हमने बोला 1.5 सेंटीमीटर जो है समझ लो वो 15 बर्ड्स थे। फिर हमने बोला जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है वो हमारे पास 50 बर्ड्स थे फॉर इंस्टेंस। फिर हमने बोला जो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है वो हमारे पास 10 बर्ड्स थे। फिर हमने बोला जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है वो हमारे पास 15 बर्ड्स थे। ये नॉर्मल था, हमने देखा एक ग्राफ एक पॉपुलेशन के अंदर। फिर इस पॉपुलेशन को क्या आ गई, एनवायरमेंटल चेंज, जीन पूल को क्या आ गई, एनवायरमेंटल चेंज, एक एनवायरमेंटल चेंज। अब इनको अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। फिर हम जब एनवायरमेंटल चेंज आ गई तो हमने एक नया ग्राफ देखा इस जीन पूल का। हमने क्या देखा, जीन पूल ऐसे ऐसे दिखा रहा है ग्राफ।
हमने देखा दो एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर जो ये घट रहा है, अब देखो ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, Yes, sir. इसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कम हो रही है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। हमने क्या देखा न्यू में, देखो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाते हैं 15 बर्ड्स, ठीक है ना, हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाता है 20 बर्ड्स, ठीक है ना, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रहे हैं 20 बर्ड्स, ठीक है ना बेटा, और हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है व्हाट 15 बर्ड्स, सॉरी 20 बर्ड्स, और हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं व्हाट, दिस इज 15 एंड दिस विल बी 20 बर्ड्स। अब देखो मुझे बता वैल्यू किसकी ओर जा रहे हैं, एक्सट्रीम्स की ओर। देखो यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 15 आ रहे हैं, यहाँ पे क्या था 15 था, यहाँ पे क्या आ रहा है 20 आ रहा है, यहाँ पे क्या था 50 था, अब क्या आ रहा है 20। देखो घट रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। अब देखो एक्सट्रीम्स में क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 3.5 10 थे 15 आ गए, अब 5 सेंटीमीटर 15 थे 20 आ गए। अब देखो ये मूव कर रहा है फ्रॉम एवरेज मीन वैल्यू टू बोथ ऑफ द एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम्स में इंक्रीज हो रहा है Yes, sir. नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का, देन दैट विल बी कॉल्ड एज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। Yes, sir. तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स in a disruptive natural selection move from average mean value to both of the extremes, both of the extremes जरूर लिखना है, ठीक है ना, दोनों एक्सट्रीम्स में मूव कर रहा है, and what will be the natural selection called as disruptive, ठीक है ना बेटा। अब अगर आपको वहां पे इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई थिंक आप आंसर दे सकते हो। अगर तुम्हें एवरेज मीन वैल्यू में, बात सुनो मेरी, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर एवरेज मीन वैल्यू में एक ही एक्सट्रीम में जा रहा है, Yes, sir. isn't it, एक ही एक्सट्रीम में जा रहा है, तो डायरेक्शन, ठीक है ना। Hmm. अगर दो एक्सट्रीम से एवरेज में जा रहा है Yes, sir. तो आप स्टेबलाइजिंग बोलोगे, अगर एवरेज मीन वैल्यू से दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है तो समझ लो वो क्या है, डिसरप्टिव, ठीक है ना बेटा। दिमाग में इन चीजों को बिठाना है, तो वैल्यूज वो वही से देगा, आपको खाली वैल्यूज को देखना है किस साइड में इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वन डायरेक्शन में है तो डायरेक्शनल, अगर एवरेज में इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबलाइजिंग, अगर दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दो एक्सट्रीम्स में, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट वी हैव इज ए forces which are responsible for destabilizing in a gene pool or disturbing the gene frequency in a gene pool। मुझे लगता है यहाँ तक ही काफी है, ठीक है।